और मुझे थोड़ा अपने बचपन और अपने पुराने दिनों को याद करने के लिए मजबूर किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संपादक जी पवन जोशी जी, दैनिक भास्कर की पूरी ऊर्जावान टीम और यहाँ उपस्थित बहुत सारे युवा साथी और उनके अभिभावक भी कुछ दिखाई दे रहे हैं। आप सब का मैं स्वागत करता हूँ। और कुछ बातें हैं जो बार बार कही जाने के बाद भी पुरानी नहीं होती और कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा प्रेरणा देती हैं। अगर मैं आज के इस मोमेंट को अपने जीवन में देखूं तो आज जैसे 12वीं कक्षा के टॉपर्स का सम्मान है, तो मैं भी ये कन्फेस करना चाहूँगा कि मैं भी ऐसे ही टॉपर था और उस समय मेरा भी ऐसे ही सम्मान हुआ था, तो उससे उस समय एक प्रेरणा मिली थी। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे सम्मान, छोटी छोटी रस्में, ये जीवन में एक बड़ी अच्छी मेमोरी क्रिएट करती हैं और हमें आगे ये जो मोड़ अभी आया है, आज हो सकता है आपने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, आपका मेहनत थी, आपकी किस्मत भी अच्छी थी, परिजनों का सहयोग भी आपको मिला, गुरुओं का आशीर्वाद आपको मिला, तो आपने इस अचीवमेंट को प्राप्त किया। लेकिन आगे जो जीवन इसके बाद शुरू होने वाला है वो बहुत कंटक पथ है, वो बहुत मुश्किल रास्ता है जहाँ पर बहुत सारी चैलेंजेस हैं। आज हम जिस दौर में हैं वो कट थ्रोट कंपटीशन का दौर है, गला काट प्रतिस्पर्धा का दौर इसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का दौर है, जहाँ पे कहीं मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी कि इस मशीनी दौर में रफ्तार ही पहचान है, इस मशीनी दौर में रफ्तार ही पहचान है, धीरे धीरे जो चलोगे गुमशुदा हो जाओगे। तो इस ऐसे प्रतिस्पर्धा के दौर में हमें अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए, अपने कैलिबर को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। वो बहुत आसान काम नहीं है। करियर की जद्दोजहद, बाद में परिवार के इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, सामाजिक कुछ बंधन होते हैं, वो सब चीज़ें आपकी राह में कई बार परेशानियां उत्पन्न करेंगी, लेकिन उसको आप कैसे उनका सामना करेंगे, कैसे आपको कोई आपके माता पिता या भाई बहन या दोस्त या पड़ोसी या गुरु किसका साथ मिलेगा, कैसे वो आपके जीवन की संकटों का निवारण करने में आपका सहयोग करेंगे, ये सब एक आपकी जर्नी होगी जो आपको पार करनी है। और एक बात जो हमारे यहाँ हमारी भारतीय परंपरा में, वेदों में एक बहुत अच्छी बात आती है कि संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ एक दूसरे के मनों को जानो। इसका अर्थ ये है कि हम इस पूरे करियर की जो जर्नी है, इसमें अगर हम साथ साथ मिलके काम करें, एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ें, जैसे एक और उक्ति आती है जैन दर्शन में, परस्परोपग्रहो जीवा नाम, एक दूसरे के सहयोग से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। कभी कोई फॉर्म आया, कोई वैकेंसी आई, मुझे जानकारी नहीं थी, मेरे दोस्त ने बताया, कोई टॉपिक था जो मेरा कमज़ोर था, मुझे इकोनॉमिक्स कम समझ में आती है पर मेरे दोस्त को ज्योग्राफी ज़्यादा समझ में आती है, उसने मेरी मदद कर दी, मैंने उसकी मदद कर दी, उसने अपने टेस्ट पेपर जो लगाए उसमें उसने मुझे गाइड कर दिया, मैंने उसको गाइड कर दिया। तो इस तरह से एक दूसरे के सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं। तो एक ये बात मैं ज़रूर आज कहना चाहूँगा आप सबको कि किसी की मदद करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टे अगर आपने किसी को कोई टॉपिक समझाया है अपने खुद बोल करके, तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए आपके स्मृति पटल पे अंकित हो जाएगा और हमेशा के लिए अगर वो क्वेश्चन कभी गलती से किसी एग्ज़ाम में आ गया तो आप उसको बहुत अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। इसलिए बच्चों, हम लोगों को एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना है। जैसे एक और छोटी सी कहानी कई बार हम लोगों ने पढ़ी, आप सब ने पढ़ी, कि एक शिक्षक थे, उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड पे लिखा, एक लकीर को खींचा और उन्होंने कहा कि भाई बच्चों को चैलेंज दिया कि इस लकीर के आगे इसको मिटाना नहीं है। तो उसमें एक बच्चे ने समझदारी ये दिखाई कि उस लकीर के आगे अपनी लकीर एक बड़ी खींच दी बजाय उस दूसरे की लकीर को मिटाने के। तो इसलिए हमें दूसरों की लकीर को छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरों की लकीर अच्छी है, उसका सम्मान है, उसे आगे बढ़ने दो। आप उससे ज़्यादा लंबी लकीर खींचो और खुद उससे थोड़ा और आगे बढ़ो। ये जीवन में आगे बढ़ने का मेरे समझ में तरीका है।
और एक और मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में भी देखूँ कि ये जो दैनिक भास्कर ने कार्यक्रम किया है, ये कौन लोग हैं, पत्रकार कौन बनता है जो लिखने पर जिसकी अच्छी पकड़ होती है, जिसकी समझ ज़्यादा विकसित होती है, ज़्यादा विस्तृत होती है, जिसने बहुत कुछ पढ़ा होता है, वो ही अच्छा लिख सकता है। जैसे कि कहते हैं कि एक अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो एक अच्छा श्रोता हो, ऐसे ही एक अच्छा लेखक वही बन सकता है जो एक अच्छा पाठक हो। तो आपके लिए इस उम्र में इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज पे कमांड को हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जबकि पूरे जीवन में चाहे आप सरकारी नौकरी करें, प्राइवेट नौकरी करें, बिजनेस करें, आपकी लैंग्वेज की कमांड आपके काम आएगी। और लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी भाषा हो, उसके 4 स्किल्स होते हैं, 4 कौशल होते हैं। लिसनिंग, नंबर 1 लिसनिंग। बोलेंगे क्या? लिसनिंग बोलिए। लिसनिंग मतलब सुनना। स्पीकिंग मतलब बोलना। रीडिंग पढ़ना, और राइटिंग लिखना। तो 4 स्किल्स हो गए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। किसी भी भाषा को जब आप सीखते हैं, अगर आप इंग्लिश के स्किल्स की बात करें तो क्या आप इंग्लिश की न्यूज़ सुन के समझ पाते हैं, इंग्लिश की मूवी देख पाते हैं? तो वो लिसनिंग का स्किल हो जाएगा। स्पीकिंग, इंग्लिश बोलना आता है क्या आपको, या हिंदी, जो भी भाषा है। रीडिंग और राइटिंग, तो शुरू में रीडिंग राइटिंग सीख लेते हैं, पर फिर सुनने और बोलना थोड़ा बाद में आता है, थोड़ा और समय लगता है। तो आपके पास 2 भाषाएं हैं, इनमें चारों स्किल्स पे कमांड हासिल कीजिए। आप जब कहीं प्राइवेट नौकरी में जाएंगे, किसी कंपनी में भी काम करेंगे, तो आपको ईमेल ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, और ईमेल अच्छी ड्राफ्ट वो कर पाता है, उसी से सिलेक्शन होता है जो अच्छा राइटिंग स्किल जिसका होता है, जो अच्छे से लिखना जानता है। अधिक बात को कम शब्दों में कहना और अधिक बात को कम शब्दों में लिखना, ये बहुत बड़ी कला है बच्चों। ये हमारे हर कंपटीशन में भी काम आती है, और जब हम सफल हो जाते हैं उसके बाद भी हमारी नौकरी में वो काम आती है। जैसे कि आज भी मैं फाइलों पे निर्णय करते हैं, तो उसमें नोट शीट में एक पूरे उसके मजमून को समझ के, जैसे पत्रकार लोग करते हैं कि जो बड़े संपादक, बड़े जो ये सरस्वती के पुत्र हैं, सरस्वती की का वरदान प्राप्त है, ऐसे ही जितने ही बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ जितने शिक्षक यहाँ बैठे हैं उनको कोई ना कोई सरस्वती माँ का वरदान ही है, तभी वो आज यहाँ इस परिसर में बैठे हैं। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन 4 स्किल्स पे कमांड हासिल करके आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, ताकि आप आगे आने वाली ज़िंदगी की जो जद्दोजहद है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। और एक और बात जो हम सबके मन में आती है कि हम छोटे शहर से हैं, गांव से हैं, दुर्गम इलाका है, बॉर्डर एरिया है, गांव में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, सबके अलग अलग रीति रिवाज हैं। ऐसे में आगे बढ़ना थोड़ा और मुश्किल होता है। उसके बाद भी आज जिन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है वो इतना आगे बढ़े हैं, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मैं उनके प्रति बहुत सम्मान महसूस करता हूँ कि उन्होंने इतने टफ कंडीशंस में आगे बढ़े। तो ऐसा विचार जब आपके मन में आएगा कि मेरी माँ ने मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाया, और तो आपको वो ख्याल करना है कि दुष्यंत कुमार एक कवि हुए, उनकी 4 पंक्तियाँ जो मुझे हमेशा प्रेरणा देती रही। जब मैं तैयारी करता था, परेशान हो जाता था और कभी कभी बड़ा लो फील करता था कि हम बाड़मेर में जन्मे, राजस्थान में हैं, या हम उत्तर भारत में हैं, हिंदी पट्टी से हैं, हम इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े, इस तरह की बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। तो दुष्यंत कुमार ने लिखा कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ है दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चूंकि ये कार्यक्रम किया, इसलिए मैं पुनः बधाई आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो बच्चे आज सम्मानित हो रहे हैं, और जो आपने ऐसे लोगों को बुलाया भी है, आरएएस अधिकारी हैं उनको बुलाया, जिन्होंने सफलता प्राप्त की उनको बुलाया, तो जो बच्चे आज सम्मानित हो रहे हैं उनको भी जीवन भर हमेशा ये याद रहेगा, गारंटीड है ये बात। जहाँ भी जाएंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे, जो भी अच्छा करेंगे, इन्हें ये ज़रूर याद रहेगा कि 12वीं के बाद टाउन हॉल में
दैनिक भास्कर और एकेडमी द्वारा प्रोग्राम किया गया था, जिसमें मुझे सम्मानित किया गया था। और हो सकता है इनको ये भी याद रह जाए कि उसमें उस समय कलेक्टर साहब भी आए थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत आगे बढ़ें, खुश रहें, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का सम्मान करें और जीवन के अंतिम क्षण तक अपने गुरुओं को और अपने माता पिता को ना भूलें। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।